आज मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री का आगाज़ किसी सनसनीखेज कहानी से नहीं बल्कि कुछ दिलचस्प तस्वीर से कर रहा हूँ। ये है कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़े शिप ओनर्स चौरंगी का 2004 का सैटेलाइट इमेज। और से देखें इस हिस्से को जिसे हम हाईलाइट कर रहे हैं। चौराहे के चारों तरफ ओपन स्पेस है और ये है उसी जगह की 2012 की तस्वीर। ओपन स्पेस ख़त्म हो चुका है और उसकी जगह इमारतें कायम हो चुकी हैं। चलें एक और जादू दिखाता हूँ। ये है 2004 का बाग़ कोरंगी और ये देखें 2012 में यहाँ जंगल बन चुका है, कंक्रीट का जंगल। ये जादू कराची में एक दो जगह नहीं हुआ। इस बदनसीब शहर में तकरीबन 35,000 प्लॉट्स की चाइना कटिंग की गई। शायद इसीलिए आज ढूंढने से भी कराची में कोई ग्रीन स्पेस नजर नहीं आती। लेकिन बाग उजड़ गए तो क्या हुआ, अपने मिडिल क्लास भाई लोगों की जिंदगी में तो बाहर आ गई। चाइना कटिंग हुई, उसमें मजमूई तौर पे कितने पैसे जनरेट हुए होंगे? अरबों खरबों में होंगे। सुना यही है, खरबों रुपए। र्यूमर्स हैं वो यही है। लेकिन यकीन कीजिए अपने भाई लोग इस खतरनाक खेल के शायद सबसे थके हुए खिलाड़ी थे। आज हम आपको कराची पर कब्जा करने वाले खतरनाक तरीन खिलाड़ियों से मिलवाएंगे, जिनमें बिल्डर्स, सियासी जमातें और वो भी शामिल हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते। ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इनके साथ कौन से ताकतवर अफराद और इदारे शामिल हैं और ये आम लोगों की ज़मीनें कैसे हड़पते हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कराची के इस कब्ज़ा कल्चर की शुरुआत कब और कैसे हुई, लेकिन आपके सब्सक्राइब के बाद। लैंड है, लोग बैठे हुए, मोबाइल आए, ट्रक भर के आए, ट्रक वाले जो आए उन्होंने कब्जा जमा लिया, मोबाइल वाले आए जो पहले लोग बैठे थे उनको उठा के ले गए। सियासी लोग ज़्यादा ताकत में आते हैं तो वो इस काम की स्पीड को बढ़ा देते हैं। डिफेंस अथॉरिटी की ज़मीन तो सारी एनक्रोचमेंट। सिस्टम का हिस्सा वो आदमी होता है जिसको वो इलाका पट्टे पे दिया हुआ होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स, उसमें जो रेशो है सिविलियन इदारों से ज़्यादा है। बिलावल साहब ने बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, वहाँ उन्होंने ये बात भी की कि भाई आप चुगली ना करें, चुगली करनी भी नहीं चाहिए। अगर मसाइल और मामलात आपके, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि लैंड माफिया है शहर में। लैंड माफिया कोई नहीं, लैंड माफिया हुकूमती इदारे हैं, लैंड माफिया हुकूमती एजेंसीज हैं जो किसी ज़मीन को बस चले तो छोड़ेंगे ही नहीं। चंद साल पहले पाकिस्तान में SIFC नाम का एक इदारा बनाया गया, जिसका मकसद पाकिस्तानी निज़ाम के रेड टेप और करप्शन को बाईपास करके सरमायाकारों को ऑल्टरनेट वन विंडो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था। लेकिन सिंध में तो ये निज़ाम बहुत पहले से काम कर रहा है। फ़र्क बस ये है कि सिंध का निज़ाम इन्वेस्टमेंट लाने के लिए नहीं, ज़मीनों पर हुई इन्वेस्टमेंट हड़पने के लिए काम करता है। कुछ लोग इसे सिस्टम कहते हैं, लेकिन दरअसल सिस्टम सिंध हुकूमत का एक अनऑफिशियल SIFC है, एक पैरेलल स्ट्रक्चर जो सरकारी अफसरान और महकमों को बाईपास करके हर मुश्किल काम झटपट करवा देता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक्साइज एंड टैक्सेशन, पुलिस और एंटी क्रोचमेंट फोर्स सब सिस्टम के ताबे होकर काम करते हैं। यकीन नहीं आ रहा? चलें आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये कहानी शुरू होती है 1994 से, जब पीपल्स पार्टी के वजीर बराए माइनिंग आगा तारिक ने DHA कराची के बिल्कुल सामने 350 एकड़ ज़मीन 30 साल के लिए लीज कर दी। इस लीज में दो खास बातें थी। एक तो ये कि ये ज़मीन मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए मखसूस थी और दूसरा ये कि ये वजीर साहब ने किसी और को नहीं, अपनी ही बीवी को लीज पर दी थी। 2 साल बाद उन्होंने ये लीज 30 साल से बढ़ाकर 99 साल तक कर दी और गैर कानूनी तौर पर माइनिंग लीज को कमर्शियल और रेजिडेंशियल लीज में तब्दील कर दिया। लेकिन अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसी साल वजीर साहब की बेगम गुलनार बेगम ने ज़मीन एक कंपनी को फ़रोख्त कर दी, जिसके पार्टनर्स में सीमा त्रीसा नामी खातून भी शामिल थी। मज़े की बात यह है कि ये खातून गुलनार बेगम की नौकरानी थी। वाह, ये भी क्या तारीख़ी वाक़या था जब एक नौकरानी ने अपनी ही मालकन से करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीद ली। अगर आपको समझ नहीं आया कि गुलनार बेगम ने यहाँ क्या किया है तो प्लीज़ पोगो देखिए। खैर, कुछ साल बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में इस ज़मीन का केस नैब में खुल गया। चेयरमैन नैब ने कहा कि ये ज़मीन अलॉट ही नहीं हो सकती थी क्योंकि ये मलीर रिवर बेड में आती है। अगले कई सालों तक इस ज़मीन के केसेस मुख्तलिफ कोर्ट्स में चलते रहे, यहाँ तक कि 2007 में गुलनार बेगम के शौहर आगा तारिक का इंतकाल हो गया। लेकिन फिर सैरों को सवा सैर टकर गए, ज़मीन सिस्टम के रडार पर आ गई। याद है ना, वही सिस्टम जिसका हम जिक्र कर रहे थे पहले। हुआ कुछ यूँ कि 4 नामालूम अफराद सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहुँचे और उन्होंने दावा किया कि उनके पास अंदरून सिंध में 600 एकड़ मौरूसी या आबाई ज़मीन मौजूद है।
वो चाहते हैं कि इस 600 एकड़ ज़मीन के बदले इन्हें कराची में ही कोई ज़मीन दे दी जाए। ये ऐसे ही था जैसे मैं सुरजानी टाउन खुदा की बस्ती में एक 500 गज़ का प्लॉट ख़रीदूँ और फिर इसके बदले KDA स्कीम 1 में 500 गज़ का प्लॉट मांग लो। लेकिन गैस व्हाट, इन 4 नामालूम अफराद के केस में सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बैठे हातिम ताइयों ने उन्हें अंदरून सिंध ज़मीन के बदले कराची में NDHA के सामने 490 एकड़ ज़मीन अता कर दी। वही ज़मीन जो किसी ज़माने में आगा तारिक ने अपनी बेगम के नाम की थी। ये तो खैर पुरानी कहानी है। आजकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है इसका अंदाज़ा आपको इस कहानी से होगा। नसीम सिद्दीकी उस दिन मामूल के मुताबिक PCHS में वाक़े अपने घर से मेमन गोट की तरफ जा रहे थे, जहां उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी की जमा पूंजी लगाकर ज़मीन खरीदी थी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ज़मीन के गिर्द बाउंड्री वॉल भी लगाई थी और चौकीदार और उसकी फैमिली का कमरा भी बनवाया था। लोगों ने उनको खबरदार किया था कि आजकल ज़मीनों पर कब्ज़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन उनको इत्मीनान था, शायद इसलिए भी कि वो ख़ुद महकमा दाखिला में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर काम कर चुके थे। लेकिन आज लोगों का खौफ हकीकत में तब्दील होने वाला था। नसीम सिद्दीकी उस दिन ज़मीन पे अपने चौकीदार बिठाने ही जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पे पहुंचा तो कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने नसीम को गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी और नसीम को उसकी ही ज़मीन के अंदर अगवा कर लिया। अभी नसीम अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करने का सोच ही रहा था कि उसको अगवा करने वाले गुंडों ने पुलिस मोबाइल मंगवा ली। जी हाँ, ये सिंध है, यहाँ गुंडागर्दी भी पुलिस की सरपरस्ती में ही होती है। SHO ने नसीम और इसके चौकीदार को ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन से निकाला और गरीब चौकीदार की बीवी और छोटे बच्चों को मोबाइल में डाल दिया। ये कोई ख्याली किस्सा नहीं बल्कि 2 मार्च 2023 को मेमन गोट में पेश आने वाला हकीकी वाक़या है। नसीम हैरान था कि ये कौन बाअसर गुंडे हैं जिन्होंने पुलिस को भी साथ मिलाया हुआ है। उसने यही सवाल SHO से किया। जवाब में उसको बताया गया कि ये सिस्टम के लोग हैं, वही सिस्टम जिसका तस्करा आजकल हर किसी की ज़बान पर है, वही सिस्टम जिसका पूरा शहर यरगमाल है, वही सिस्टम जिसका जिक्र 4 साल पहले पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में भी हुआ था, लेकिन फिर भी कोई इसे हिला नहीं सका क्योंकि सिस्टम बहुत भारी है। कराची में गैर कानूनी तामीरात केस में यूनुस मेमन नामी शख्स का तस्करा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि हम चुप हैं तो चुप ही रहने दें, हमारा मुंह मत खुलवाएं, हमें सब पता है। SBCA और सिंध हुकूमत कनाडा से चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी यही सिस्टम चला रही है। पीपल्स पार्टी को ही हर बार ये इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि पीपल्स पार्टी जो है, या जरदारी साहब कहें या एज उनके नीचे जो लोग मौजूद हैं, AG मजीद टाइप के लोग जो मौजूद हैं, ये लोग सारा सिस्टम चला रहे हैं। यूनुस मेमन है कनाडा वाली, वो चला रहे हैं। तो इस तरह वो जो डोंकी है वो ये इस तरह के लोग चला रहे हैं। लैंड ग्रैबिंग और इंक्रोचमेंट का पीपल्स पार्टी के लोगों ने सिस और जो लैंड ग्रैबर से उनकी पुष्पनाही की और सियासी लोग उनके साथ शामिल थे इस सारे काम में। जब सियासी लोग ज़्यादा ताकत में आते हैं तो वो इस काम की स्पीड को बढ़ा देते हैं। कराची में तो 1 लाख से 2 लाख एकड़ सरकारी और प्राइवेट ज़मीन उन्होंने कब्जा की है, लेकिन अगर पूरे सिंध के जो ज़रख़ेज़ अज़ला है 3-4 टडोलाया, टोनो मोहम्मद खान, बबीन, ठट्टा, ये जो अज़ला है इस पे अगर आप बाकायदा तौर पे सर्वे करेंगे तो कुछ 4-5 लाख एकड़ ज़मीन के ये मालिक, जिसको आप जरदारी सिस्टम। ये सिस्टम कराची में कैसे काम कर रहा है, कौन सा इलाका सिस्टम के किस आदमी के कंट्रोल में है और मुख्तियार कार से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक कौन कौन सिस्टम का सहूलतकार है, हमने सबके नाम और धंधे ढूंढे हैं और हमें मालूम है ये वीडियो देखने वाला हर ख़ास और आम इस सिस्टम को एक्सपोज होता देखने के लिए बेताब है। बेफिक्र रहें, हम इसी वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन कराची में कब्ज़े की तारीख सिस्टम से बहुत पुरानी है और उसमें और भी बहुत ख़तरनाक खिलाड़ी हैं। पहले उस पर एक नज़र डालते हैं और फिर सिस्टम की तरफ जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर पहले से ही दे देता हूँ। अगर आप ये वीडियो सिर्फ सनसनीखेज़ किस्से सुनने के लिए देख रहे हैं तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई समझना चाहते हैं कि कब्ज़ा कराची के DNA में कैसे शामिल हुआ, अपनी दुकान के इर्द गिर्द कुर्सियाँ और ठेले लगाने वाले दुकानदार से लेकर अपने घर का गैराज आधी गली तक बढ़ाने वाले आम आदमी तक, कार खैर करने वाले सीलानी से लेकर हुकूमतें हिला देने वाले डॉन अखबार तक, मलिक रियाज के बहरिया से लेकर DHA तक,
क्या वजह है कि इस शहर में सब ज़मीन पे कब्ज़े और नाजायज़ तामीरात को अपना हक समझते हैं? अगर आपको ये समझना है तो वीडियो का ये हिस्सा आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तो चलें कराची की सैर पर। है तो कराची चल आके देख किसका जोर है कराची पर। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची की शक्ल कुछ यूँ थी। शहर की आबादी सिर्फ 4.5 लाख थी, जो 4 इलाकों में बटी हुई थी। खारा दर और मीठा दर की पट्टी, जिसको ओल्ड सिटी कहा जाता था, सदर बाज़ार, जिसको यूरोपियन सिटी कहा जाता था, और इन दोनों सिटीज़ के दरमियान के इलाके जिनमें सरकारी दफातर थे, और आखिर में लियारी, जहां वर्किंग क्लास रिहाइश पजीर थी। 1947 में कराची में उर्दू स्पीकिंग सिर्फ 8% थे, बाकी यहाँ के मकामी, सिंधी और बलोच थे। आपके लिए ये बात शायद हैरान कुन हो, लेकिन पुराना कराची एक ज़रई शहर था। यहाँ खेत खलियान हुआ करते थे और ये शहर अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत ख़ुद पूरी करता था। ये जो इलाका था बेशतर कराची के गेट्स का, बाद इलाके बहुत ज़रखेज़ थे, जैसे लियारी कॉरिडोर। इन इलाकों के अलावा तो रेगिस्तान था, और कराची जो है वो अपनी खाना पीना फल खुद पैदा कर लेता था। 80-85% खुद पैदा कर लेता था। खासतौर से अमरूद तो एक्सपोर्ट करता था। लेकिन हिजरत के बाद कराची का नक्शा तब्दील हो गया। रातों रात शहर की आबादी 4 लाख से बढ़कर 11 लाख हो गई। गैर मकामी उर्दू स्पीकिंग मुहाजिरीन की तादाद मकामियों से ज़्यादा हो गई। ये कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगने वाला पहला धचका था। अचानक आने वाले लाखों मुहाजिरीन के लिए घर, हस्पताल, स्कूल, दफातर, पार्क्स, किसी का इंतज़ाम नहीं था। लेकिन इन लोगों की ज़रूरियात तो बहरहाल मौजूद थीं। इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल हुआ, वो शायद इस शहर में गैर कानूनी तामीरात, कब्ज़े और इंक्रोचमेंट का नुक्ता आगाज़ था। इस छोटे से शहर में 1 साल के अंदर अंदर 6 लाख बंदे हिंदुस्तान से आ गए और बैठ गए। उनकी ज़रूरियात थी। दारुल खिलाफा मिल गया कराची, तो दारुल खिलाफे की ज़रूरियात थी। तो जैसे जैसे ज़रूरियात आपके सामने आई, वैसे आप उसको हल करते गए। वो किसी प्लान के तहत नहीं हुई, क्योंकि ज़रूरियात का प्रेशर था। स्कूल चाहिए, बन गए लोगों के घरों में। अस्पताल चाहिए, बन गए रेजिडेंशियल इलाकों में। कार्गो टर्मिनल चाहिए, जो थे ही नहीं। गोदाम चाहिए, जहाँ जगह मिली वहाँ बन गए, अभी वही हैं। ये सब इलीगल थे, मगर इनके बगैर शहर नहीं चल सकता। लेकिन उस वक्त तो शायद हुकूमत भी मजबूर थी और वतन के खातिर कुर्बानियाँ देकर आने वाले मुहाजिरीन भी। इसीलिए फ़ौरन कराची को इस नई सिचुएशन के मुताबिक प्लान करने की कोशिशें शुरू हो गई। लेकिन अभी हिंदुस्तान से आए मुहाजिरीन का ठिकाना नहीं बना था कि मुल्क के दीगर हिस्सों से लोग कराची आना शुरू हो गए। इन बाहर से आने वालों में कुछ तो नेचुरली पोर्ट सिटी में बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने आए थे, लेकिन कई लोगों को बाकायदा इस शहर में बसाया गया। ये कराची को लगने वाला दूसरा बड़ा धचका था, और इसके जिम्मेदार फील्ड मार्शल अय्यूब खान थे। वैसे फील्ड मार्शल का कराची से सलूक अंडरस्टैंडेबल था। आखिर कराची ने फील्ड मार्शल की मुखालिफ सदारती उम्मीदवार फातिमा जिन्ना की हिमायत का जुर्म जो किया था। खैर, अय्यूब खान ने कराची में गैर कानूनी तामीरात और कच्ची आबादियों के खिलाफ एक्शन तो लिया, लेकिन एक पॉलिसी के तहत सूबा सरहद के हज़ारों अफराद को कराची में बसाया गया। 1952 से 1971 के दरमियान कराची की आबादी में 217% इजाफा हुआ, और अब वापस वही मुश्किल दरपेश थी कि शहर में आने वाले इन लाखों अफराद को कहाँ बसाया जाएगा। अय्यूब खान के दौर में जब इंडिया से आए हुए महाजिरों को बसाने के लिए ये फ़ैसला हुआ कि जनाब वो जहाँ जहाँ जिन जिन आबादियों में रह रहे हैं इस वक्त लाइन्स एरिया था, लियाकताबाद था, थोड़ा बहुत नाज़िमाबाद था, उन एरियाज़ में उन्हें मिल्कियती हुकूक दे दिए जाएं उस जगह के जहां वो रह रहे हैं। ये बेसिकली ऑर्डर जो है वो ख़ास तौर पर इंडिया से आए हुए महाजिरों के लिए था, लेकिन इसका गलत फ़ायदा उठाया गया और प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया। और उसके नतीजे में जो हमारे मुख्तलिफ़ शहरों से आने वाले लोग थे पाकिस्तान के, और उनके लिए उस वक्त कराची जो है वो दुबई की माफिक था ना, माफिक था कि भाई चलो चलो दुबई की जगह चलो चलो कराची का नारा लगता था मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, और ख़ास तौर पर आज का KPK और उस वक्त का NWFP। तो वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो कराची आए, और ना सिर्फ वो कराची आए बल्कि उन्हें जो है वो
शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शहर के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पर उन्हें जो है वो बाकायदा तौर पर बसाया गया, उनकी बस्तियाँ वहाँ पर बसाई गईं, और फिर उस ऑर्डर का सहारा लेते हुए उन्हें उस जगह के मिल्कियती हुकूक भी दिए गए। और फिर तो गोया सियासी मकासद के लिए कब्जे और ज़मीन का नाजायज़ इस्तेमाल हुक्मरानों की रिवायत ही बन गई। भुट्टो ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए गोठों को रेगुलराइज किया। उन्हीं के ज़माने में पहली दफ़ा हाई राइज बिल्डिंग्स तामीर होना शुरू हुई और बिल्डर्स लॉबी ताकतवर होने लगी। ज़ियाउल हक ने सियासी वफादारी के बदले दिल और ख़जाने खोलकर ज़मीनें बांटी। साथ ही उनके ज़माने में अफ़गान मुहाजिरीन अपने साथ ड्रग और AK-47 लेकर इस शहर में आबाद हो गए। यूँ इस हंसते बसते मेट्रोपॉलिटन शहर का नक्शा बिगड़ गया, बल्कि सिर्फ नक्शा ही नहीं, शहर के डेमोग्राफिक्स भी बदलने लगे और इसी तब्दीली ने बुनियाद रखी मुहाजिर कौमी मूवमेंट की। फ्री और अंग्रेजों की एजेंटी के इनाम में उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें मिली। आज वो महब वतन बने हुए हैं और हुर्रियत पसंदों की औलादे मुल्क दुश्मन बने हुए हैं। कैसा पलट दिया है जमाना मेरे भाइयों, कैसा पलट दिया है। हमने वीडियो के आगाज में आपको चाइना कटिंग के जरिए बनने वाली कंक्रीट जंगल्स की तस्वीर दिखाई थी, वो MQM की ही मेहरबानी थी और इसका मकसद सिर्फ मॉनेटरी फायदे हासिल करना नहीं था। चाइना कटिंग MQM के पॉलिटिकल सर्वाइवल का टूल थी। वो महाजिर आबादियाँ या महाजिर बस्तियाँ जो किसी और कम्युनिटी की बस्ती के सामने करीब में थीं और वहाँ से एक दफ़ा फिर हमले का इन्हें ख़दशा था, उन महाजिर आबादियों में जो है वो लोगों की तादाद और ख़ास तौर पे महाजिरों की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए, और वहाँ पर जो है उन्होंने इब्तिदा में ये कोशिश की। और इसके पीछे जहन में रखिएगा कि ये साने कस्बा, साने अलीगढ़ जो है वो इसके पीछे एक वजह थी। फिर अगली कोशिश जो है वो ये हुई कि जब कुछ इलेक्शन रिज़ल्ट जो हैं एक दौर में कुछ ऐसे आए कि जो MQM के लिए एक अलार्मिंग कह लीजिए, उस एरिए में जो है वो फिर ऐसे प्लॉट्स तलाश किए गए, और ख़ास तौर पे मुशर्रफ दौर में हुआ, क्योंकि आपके पास जो है एक ऐसी ताकत थी, एक ऐसा पावर था कि कोई आपसे पूछने वाला नहीं था। तो उस दौर में बेसिकली जो है वो उन रफ़ाही फलाही प्लॉट्स को तलाश करके और वहाँ पर जो है वो बाकायदा चाइना कटिंग की गई। लेकिन पार्कों और एमिनिटी प्लॉट्स पर कब्जे सिर्फ भाई लोगों ने नहीं किए, इस खेल में कुछ खतरनाक खिलाड़ी भी शामिल थे। आइए वहीं चलकर आपको उनका किस्सा सुनाते हैं। मेरे अकब में जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये है बहरिया आइकन टावर, पाकिस्तान की तवील तरीन बिल्डिंग। बहरिया का नाम सुनते ही यकीनन आपके जहन में मलिक रियाज साहब का नाम आ रहा होगा। वैसे भी आजकल मलिक रियाज साहब काफ़ी मुश्किलात के शिकार हैं, लेकिन ये है वो बिल्डिंग जिसके केस में पहली दफ़ा मलिक रियाज साहब को किसी भी केस में नामजद किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि केस क्या था और मलिक रियाज साहब को नामजद क्यों किया गया था। इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल नैब का दावा है कि ये बिल्डिंग कब्जे के प्लॉट पे बनाई गई। उनका कहना है कि ये प्लॉट बाग इब्न कासिम का हिस्सा था और इस पर किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती थी। नैब का ये भी दावा है कि सज्जाद अब्बासी, जो कि सिंध गवर्नमेंट के एक अफसर थे, उन्होंने इस प्लॉट को लिया और एक और कैरेक्टर डॉक्टर डिनशॉ को बेच दिया। डॉक्टर डिनशॉ वो कैरेक्टर है जिनका नाम फेक अकाउंट्स केस में भी आता है और कहा जाता है कि वो सदर जरदारी के करीबी लोगों में है। डॉक्टर डिनशॉ ने ये प्लॉट मलिक रियाज साहब को बेचा, जिस पे उन्होंने बाद में 62 फ्लोर की इमारत खड़ी की। ये इमारत देखने में तो बड़ी शानदार है, लेकिन क्योंकि शुरू से ही केसेस की जद में है, इसलिए ना मलिक साहब इससे फ़ायदा उठा सके, ना इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग। आप लोग मुदाफ़त क्यों करते हैं? क्यों नहीं कौम को सच बताते कि इस मुल्क में कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता? कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है: मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज़ पे कोई 200-250 रुपये। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोज़ाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप।
इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज़ रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज़ ये कि मुझ नाचीज़ से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज़ की एक कीमत होती है और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की ज़रूरत है। चलें, अब क्लिफ्टन तक आ ही गए हैं तो थोड़ा आगे मौजूद कराची की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी DHA की तरफ भी चलते हैं। ये 2005 के आखिरी महीनों की बात है। कराची में सर्दियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन शारे फैसल पे वाक़े एक बड़े दफ्तर में माहौल बिल्कुल गर्म था। एक इंतहाई ताकतवर ऑफिसर ने नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल और KMC अफसरान को अपने सामने बिठाया हुआ था और उनको बाकायदा डांट पिला रहा था। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस डांट डपट की वजह यह थी कि बल्दिया कराची DHA को वो ज़मीन देने से इनकार कर रहा था जो क़य्यूमाबाद की एमिनिटी प्लॉट्स के लिए मखसूस थी। ये मीटिंग 2005 में हुई थी। 16 साल बाद 2021 में समा न्यूज़ ने फिल्थी रिच के उन्वान से एक रिपोर्ट शाये की, जिसमें बताया गया कि क़य्यूमाबाद की एमिनिटीज़ के लिए मखसूस 30 एकड़ ज़मीन DHA में शामिल हो चुकी है, जिसको हुमायूं कमर्शियल का नाम दे दिया गया और इसके गिर्द 5000 फुट तवील दीवार खड़ी कर दी गई। DHA के डॉक्यूमेंट्स तो सीधे होते ही हैं, लेकिन कभी कभी उनको सीधा करने के लिए काफ़ी टेढ़े तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। शायद यही वजह है कि DHA अब वहाँ पे भी पहुँच चुका है जहाँ कुछ साल पहले तक ज़मीन ही सिरे से मौजूद नहीं थी। डिफेंस अथॉरिटी की ज़मीन तो सारी एनक्रोचमेंट है। 13 आने एकड़ अगर ज़मीन खरीदी जाएगी तो वो एनक्रोचमेंट नहीं है। आप जो है आहिस्ते 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 समंदर पर कब्जा करते जा रहे। समंदर किसका है? वो डिफेंस सोसाइटी का तो नहीं है ना, वो तो आपका और मेरा है। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में चाइना कटिंग का जादू दिखाया था ना। आइए सैटेलाइट इमेजेस से कराची के समंदर को DHA बनते हुए भी देखते हैं। ये कराची के साहिल की पट्टी देखें। 2000 में यहाँ समंदर था, लेकिन ये देखें 2006 की तस्वीर। ये पूरी पट्टी फेज़ 8 को प्यारी हो चुकी है। अरे हैरान क्यों हो रहे हैं? आपने अल्लामा इकबाल का वो शेर नहीं सुना कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बदकिस्मती की बात यह है कि इस शहर में जितनी भी जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उसमें जो रेशो है वो सिविलियन इदारों से ज़्यादा है। उसकी ज़िंदा मिसाल पंजाब कॉलोनी है, उसकी ज़िंदा मिसाल दिल्ली कॉलोनी है, TNT कॉलोनी है, जिसमें इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई है कि दिन में भी बल्ब जलाने पड़ते हैं, रोशनी करनी पड़ती है। सांस वहाँ नहीं ले सकता। पैसे थे अपना काम कराएं। खैर, आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। ये कहानी रोनुमा हुई कराची के शारे फैसल पर, जहाँ एयर बेस फैसल वाक़े है। वैसे तो एयर बेस फैसल की तारीख पाकिस्तान से भी ज़्यादा पुरानी है और 1975 तक इसे PF ड्रिग रोड स्टेशन कहा जाता था, लेकिन फिर 1975 में इसका नाम भी शाह फैसल के नाम पर एयर बेस फैसल रख दिया गया। 2017-18 के बीच में इस एयर बेस पर एक नई बिल्डिंग बनना शुरू हुई, जो अगले 3 सालों में मुकम्मल भी हो गई। लेकिन फिर एक अजीब काम हुआ। एयर बेस पर बनी इस बिल्डिंग पर फैल्कन मॉल का बोर्ड लग गया। लोगों को हैरानगी हुई, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सवाल उठने लगे कि दिफाई मकसद के लिए दी गई ज़मीनों पर कमर्शियल काम कैसे हो सकता है। ज़्यादा शोर हुआ तो बिल्डिंग से फैल्कन मॉल का बोर्ड उतार कर एयर वॉर कॉलेज का बोर्ड लगा दिया गया। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद ये बिल्डिंग कॉलेज से पार्क बन गई, मगर वो घास और झूलों वाला पार्क नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जहां आजकल कॉरपोरेट्स को शारे फैसल के सबसे प्रीमियम ऑफिस स्पेस रेंट किए जाते हैं। यानी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। कमर्शियल मॉल से शुरू होने वाला सफ़र कमर्शियल ऑफिस पर आकर ख़त्म हुआ। वैसे कभी आपने सोचा है कि ये सारे कारनामे कराची में ही क्यों होते हैं? क्या वजह है कि सारे मुल्क के बड़े बड़े प्लेयर्स की नज़रें यहाँ के रियल इस्टेट पर होती हैं? बड़ा सिंपल जवाब है, यहाँ की ज़मीन की कीमतें। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, चलें लाहौर चलते हैं। ये लाहौर है। यहाँ की सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कराची से बेहतर है। और तो और यहाँ मोबाइल फ़ोन भी नहीं छिनते। लेकिन जानते हैं यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस कराची के मुकाबले में तकरीबन आधी हैं। चलें कंपेयर करने के लिए अस्करी और डिफेंस को देखते हैं।
कराची और लाहौर दोनों शहरों में अस्करी और डिफेंस हैं, लेकिन दोनों की कीमतों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये देखें कराची के अस्करी में एक फ़्लैट की कीमत, और इससे बड़ा फ्लैट लाहौर के अस्करी में 2 से 3 करोड़ कम में मिल रहा है। आप डिफेंस टू डिफेंस कंपेयर करके देख लें, यहाँ भी वही सीन है। कराची की कीमतें लाहौर के मुकाबले में तकरीबन डबल हैं। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में किसी शहर की प्रॉपर्टी में एबनॉर्मल इजाफा 2 सूरतों में होता है। एक, जब वहाँ इमिग्रेंट्स ज़्यादा हों, और दूसरा, जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स प्रॉपर्टी की डिमांड में गैर मामूली इजाफा करते हैं। बुरे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हर आदमी की कोशिश होती है कि उसको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े और वो सिटी सेंटर के करीब रहे, जिसकी वजह से कुछ मखसूस इलाके डेंसली पॉपुलेटेड हो जाते हैं और वहाँ की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। यही वजह है कि लाहौर में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद ज़मीनों और फ्लैट्स की कीमतें कराची से आधी से भी कम हैं। आपको ये फिनोमेना समझाने के लिए एक और हैरानकुन बात बताता हूँ। आप कराची और लाहौर को छोड़ें, किसी भी प्रॉपर्टी सेलिंग वेबसाइट पे क्वेटा की प्रॉपर्टी सर्च करें, वहाँ की कीमतें आपका होश उड़ा देंगी। मसला क्वेटा में भी वही है जो कराची में है। मुहाजिरीन बड़ी तादाद में हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। एक और कॉमन बात दोनों शहरों में ये है कि यहाँ भी काला पैसा बहुत है और इस पैसे का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट कारोबार में पार्क होता है, जिसकी वजह से 1 लाख की ज़मीन की कीमत 20-25 लाख तक हो जाती है। यही वजह है कि हर ताकतवर की कोशिश होती है कि वो कराची की कीमती ज़मीन के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को अपने कब्जे में रखे। अब आपको कराची की ज़मीन की अहमियत समझ आ गई है, तो चलते हैं इस वीडियो के सबसे अहम पार्ट की तरफ, उस सिस्टम की तरफ जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। सिस्टम का तारुफ हम आपको पहले ही करा चुके हैं। आइए अब डिटेल से जानते हैं कि इसके अहम कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। सिस्टम का हिस्सा वो आदमी होता है जिसको वो इलाका पट्टे पे दिया हुआ होता है, यानी कि जब वो उस इलाके में उसके अलावा चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, मैं और आप भी नहीं कोई जा सकते वहाँ पे, और उसमें फिर वो चाहे ज़मीन किसी भी किस्म की हो, मेरी हो, मेरी ज़ाती हो, आपकी ज़ाती हो, या किसी भी इदारे की हो, वो समझ लें कि वो उस जगह का मालिक है। ये भी बड़ा है कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना लैंड ग्रैबर्स का, फिर उनको आपने कनेक्ट करवा दिया इदारों के साथ जो रेलिवेंट इदारे थे आपके। जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू में जो सबसे अहम किरदार है वो मुख्तियार कार का है। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का काम क्या है? एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का काम ये है कि वो आपको जगह खाली करा के देगी, अपनी मोबाइलें देगी। जो लोकल पुलिस होगी उसका जो रोल है वो ये है कि वो आपको FIR करके देगी असल मालकान के खिलाफ या जो भी आपके टारगेट पर उस वक्त मौजूद है। पूरे कराची में मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टम को चलाना किसी एक आदमी के लिए मुश्किल है, इसलिए सिस्टम ने शहर के हर ज़िले को अपने किसी आदमी के हवाले किया हुआ है। KDA हो, मकामी इंतज़ामिया या पुलिस अफसरान, सबको बड़ों की तरफ से बता दिया जाता है कि फ़लाँ आदमी इस इलाके में हमारा बंदा है, आपको उसके साथ कोऑपरेट करना होगा। और फिर वो बंदा बड़ों की आशीर्वाद और इंतज़ामिया की मदद से अपने इलाके का डॉन बनकर कब्जे करता है। उर्फ़ आम में तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड है, यानी कि एक फ़र्ज़ करें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, ये 2 डिस्ट्रिक्ट फ़र्ज़ करें कि अली हसन बरोई साहब के पास हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर अली हसन जरदारी साहब के पास है। जो एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो डोमकी साहब के पास है। अच्छा, अब ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये बड़े बड़े इनके पास अब इनकी टियर है, यानी इसके नीचे भी है। मतलब ये जो अपने निज़ाम को चलाने के लिए अली हसन जरदारी साहब ज़ाहिर खुद नहीं वहाँ मौजूद होते और कभी कभी मौजूद भी होते हैं। तो जब वहाँ नहीं मौजूद होते तो जो उनकी 2nd टियर है, उनकी 3rd टियर है, वो ये सारा काम अंजाम दे रही होती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो निज़ाम है वो डॉक्टर आसिम साहब चलाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मलीर का एक साबिक कोई पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे तो वो चलाते हैं। क्यामाड़ी कोई डोमकी साहब है वो चलाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और क्यामाड़ी के जो इंचार्ज है वो अली हसन बरोई साहब हैं। इन नामों को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अब जो नाम हम आपके साथ शेयर करेंगे शायद आपने उनके बारे में पहले नहीं सुना होगा। ये हैं मंजूर कादिर उर्फ मंजूर काका। नौशहर फेरोज़ की तहसील कंडियारों से ताल्लुक़ रखने वाला मंजूर 80s में मेहरान यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान पहले नेशनलिस्ट सियासत का हिस्सा था और बाद में पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन में शामिल हो गया। ब्लैक बेल्ट मंजूर यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़ों के हवाले से मशहूर था।
उनके साथी बताते हैं कि एक दफ़ा किसी झगड़े में मुखालिफ स्टूडेंट ग्रुप ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो जख्मी हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई और अपनी पार्टी में और ज़्यादा मशहूर हो गया। मंजूर की इसी हिस्ट्री और लॉयल्टी को देखकर बेनज़ीर साहिबा के दौर में इसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी मिल गई और कुछ साल बाद वो इसी महकमे का डायरेक्टर जनरल बन गया। कहा जाता है कि कराची के बदनाम ज़माना सिस्टम की बुनियाद उन्हीं के दौर में डाली गई। वैसे मंजूर कादिर अपनी चाहत के मुताबिक ये सारा पैसा कमाकर कनाडा में सुकून की ज़िंदगी गुजारने चले गए थे, लेकिन कुदरत की चाहत कुछ और थी। मंजूर को कैंसर डायग्नोज हो गया और वो पाकिस्तान वापस आने पर मजबूर हो गए। आजकल वो अपने गाँव में अपनी ही तामीर करदा सजन साई की दरगाह के जवार में गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैसे तो मंजूर कादिर के नाम से कराची में कई गैर कानूनी कामों की कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनकी कार्रवाइयों की सबसे ज़्यादा तफसील FIA की GIT में बताई गई है। GIT की रिपोर्ट कहती है कि सिंध हुकूमत और कराची रिश्वत और कब्जा माफिया के मुनज़्ज़म सिस्टम की यरगमाल है। इस सिस्टम को उर्फ़ आम में जरदारी सिस्टम भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि GIT की रिपोर्ट में सिस्टम का सिर्फ इस हद तक जिक्र है जहां सिस्टम ने फेक अकाउंट्स इस्तेमाल किए। सिस्टम की बाकी डिटेल्स खुफिया रखी गई हैं। इसी GIT में बताया गया कि मंजूर काका ने ज़मीनों की जालसाजी और फ्रॉड के मुख्तलिफ केसेस में करोड़ों रुपए की किकबैक्स लीं, जिसमें आबाद के साबिक चेयरमैन मोहसिन शेखानी से 23 करोड़ रुपए और बिल्डर हनीफ मोहम्मद से 40 लाख रुपए रिश्वत शामिल है। ये तमाम रकम फेक अकाउंट्स में जमा कराई गई थी। GIT ने एक और केस में मंजूर काका का जिक्र किया है, जिसमें ओमनी ग्रुप भी उनके साथ शामिल है। रिपोर्ट बताती है कि सिंध हुकूमत ने बिन कासिम में वाक़े 560 एकड़ अराजी 2 प्राइवेट अफराद को मुंतकिल कर दी और उसके बदले उन प्राइवेट अफराद से स्कीम 33 में सिर्फ 29 एकड़ की ज़मीन ली। इस गैर कानूनी एक्सचेंज में रेवेन्यू अफसरान शामिल थे और इस ट्रांजैक्शन के दौरान मंजूर कादिर ने सिर्फ एक NOC जारी करने के 3.5 करोड़ रुपए रिश्वत ली। चलें इसी GIT में मौजूद एक और किरदार की तरफ चलते हैं। ये हैं यूनुस कुदवाई उर्फ यूनुस मेमन। इनके चर्चे तो सुप्रीम कोर्ट में भी होते रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कराची पर कनाडा से हुक्मरानी की जा रही है। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान और सारा सिस्टम वही चला रहा है। अब हमारी तो ये जरूरत नहीं है कि हम ये बताएं कि यूनुस मेमन कनाडा से कराची को कैसे कंट्रोल करते थे, लेकिन GIT की रिपोर्ट इनको आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन कहती है। ज़मीनों पर कब्जे के हवाले से इनका भी एक कारनामा सुने। ये कहानी है कराची एयरपोर्ट के करीब प्राइम लोकेशन पे वाक़े 31 एकड़ ज़मीन की, जिसके असल मालिकान ND यूनिवर्सिटी बनाने वाली पारसी फैमिली है। 2004 में ये ज़मीन अल-ऐन होल्डिंग्स नामी कंपनी ने 12 करोड़ रुपए में ख़रीद ली। 10 साल बाद अल-ऐन होल्डिंग्स पे यूनुस कुदवाई की आंखें होल्ड हो गईं। GIT रिपोर्ट बताती है कि यूनुस कुदवाई और अली कमाल मजीद ने मुफ्त में अल-ऐन होल्डिंग्स हासिल कर ली और साथ ही ये कीमती ज़मीन भी इन नए मालिकान के कब्जे में आ गई। 5 रेफरेंसेस में इश्तिहारी, 4 में तहकीकात जारी। नाम है यूनुस कुदवाई उर्फ यूनुस मेमन, काम है करप्शन। नैब रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनुस कुदवाई ही असल में आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन हैं, जारी अकाउंट्स केस के मरकजी किरदार हैं। लेकिन ये मंजूर काका और यूनुस के नाम तो पुराने हो गए। आजकल कुछ नए कैरेक्टर्स एक्टिव हैं। ये हैं तैमूर डोमकी। इनके पास खुद तो पीपल्स पार्टी में कोई अहम ओहदा नहीं है, लेकिन इनके वालिद रहमतुल्लाह डोमकी का पार्टी से पुराना ताल्लुक है। 90s में बेनजीर हुकूमत में आई तो पीपल्स पार्टी के कई जियालों को सरकारी नौकरियां दी गई। इनमें से एक रहमतुल्लाह डोमकी भी थे, जिनको FIA में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी गई। डोमकी ने FIA में नौकरी के दौरान अपने मुहसिनों को नहीं बुलाया। 2018 में जरदारी खानदान और अनवर मजीद का फेक अकाउंट स्कैंडल सामने आया तो इसकी तहकीकात FIA ही कर रही थी। इस दौरान दी न्यूज़ ने एक स्टोरी की जिसमें बताया गया कि डोमकी को मुबैना तौर पर दौरान कैद अनवर मजीद को सहूलियात देने पर गिलगित ट्रांसफ़र कर दिया गया। बाद में जब फेक अकाउंट्स केस का शोर कम हो गया और जरदारी साहब जेल से वापस ऐवान सदर आ गए तो रहमतुल्लाह डोमकी और तैमूर डोमकी के भी अच्छे दिन शुरू हो गए। अब यही देखें कि तैमूर डोमकी के पास पीपल्स पार्टी में ऑफिशियली तो डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का ओहदा है, यानी उनका शुमार पीपल्स पार्टी के दूसरे या तीसरे दर्जे के ओहदेदारों में भी नहीं होता, लेकिन इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। कभी ये बिलावल साहब के साथ तस्वीर खिंचवाते नजर आते हैं और कभी आसिफ अली जरदारी के साथ हम कदम होते हैं। यही नहीं, 10 मार्च 2025 को आसिफ जरदारी साहब जॉइंट सेशन से खिताब करने पार्लियामेंट तशरीफ लाए।
यहाँ भी मेहमानों की गैलरी में डॉक्टर आसिम हुसैन के अक़ब में तैमूर डोमकी बैठे नजर आते हैं। इसी तरह 23 मार्च को प्रेसिडेंट हाउस में होने वाली सरकारी एजाज़ात की तकरीब में भी तैमूर डोमकी गैर मुल्की मेहमानों के साथ बैठे नजर आते हैं। अब सवाल तो बनता है कि एक छोटे ओहदेदार का ऐसा क्या करिश्मा है कि वो जरदारी साहब के साथ नजर आता है और सरकारी तकरीबात में भी आगे आगे होता है। तेरी इतनी उम्र ही नहीं है कि तू इतने सवाल पूछे। वैसे डोमकी साहिबान की जहां ये सारी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ आपको बताई हैं, तो ये बात नज़रअंदाज करना ज़्यादती होगी कि रहमतुल्लाह डोमकी की फैमिली के 4 अफराद 2010 में होने वाले एयर ब्लू के हादसे में जा बहक हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी मरहूम बेटी के नाम पे हैदराबाद में एक बड़ा तालीमी इदारा कायम किया जहां गरीबों को तालीम दी जाती है। हमने इस डॉक्यूमेंट्री की तैयारी के दौरान रहमतुल्लाह डोमकी को सवालनामा भेजा और ये तमाम इल्ज़ामात उनके सामने रखे। ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने रफ्तार से फ़ोन पर बात की। हम आपको उनका मौक़िफ़ भी सुना देते हैं। रहमतुल्लाह डोमकी कहते हैं कि ये तमाम तर इल्ज़ामात गलत हैं। इनका बेटा तैमूर बाकी लोगों की तरह सुबह ऑफिस जाता है और शाम को वापस आता है। वो ओमनी ग्रुप के मीडिया सेक्शन में नौकरी करता है। ना उन्होंने किसी मुल्ज़िम को सहूलत दी है, ना ही उनके बेटे ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। ये है तैमूर की साइड ऑफ द स्टोरी। चलें आपको एक और कैरेक्टर से मिलवाते हैं। ये हैं अली हसन ब्रोही। इनके बारे में कोई बात करने से पहले आप इनकी हल्फ उठाने की ये वीडियो देखें। मैं अपने फराइज़ वकार मनसबी मैं अपने फराइज़ वकार मनसबी। वैसे इनकी बलूचिस्तान असेंबली पहुंचने की कहानी भी दिलचस्प है, वो कभी और हम आपको सुनाएंगे। अभी हम आपको इन साहब के गैर मामूली उरूज की कहानी सुनाते हैं। अली हसन ब्रोही किसी ज़माने में नवाब शाह में बस कंडक्टर थे। कुछ अरसे बाद वो कराची पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में ऑफिस बॉय के तौर पर काम किया। फिर किसी की मेहरबानी हुई, अली हसन ब्रोही के ताल्लुकात बने और दिन बदले और वो कराची के पावरफुल सर्कल्स में पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर ब्रोही के साथ एक ड्रामाई किस्सा पेश आया। कराची की एलीट और क्रिमिनल्स के नेक्सस का एक ऐसा किस्सा जो आपको किसी बॉलीवुड मूवी का स्क्रिप्ट लगेगा। सितंबर 2012 में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खतरनाक स्टोरी शाये होती है। इसमें बताया जाता है कि अली हसन ब्रोही की एक इंतहाई पावरफुल ख़ानदान से किसी मामले पर इख्तिलाफ हो गया है। अब ये सिंध का कौन सा पावरफुल ख़ानदान था, इसका रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है और पढ़ने वाला सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता है। बहरहाल पावरफुल ख़ानदान से दुश्मनी के बाद ब्रोही पर मुख्तलिफ झूठे केसेस बना दिए गए और ब्रोही दुबई में रूपोश हो गए। उनके पीछे कराची में उनकी अहलिया समीना शेख अपने शोहर के केसेस देख रही थी। अचानक एक दिन समीना के वालिद और ब्रोही के ससुर मुमताज़ शेख को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। ये कोई टिपिकल मर्डर केस नहीं था, बल्कि इसमें क्लैशनकोव्स का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि पुलिस ने शुबे का इजहार किया कि इस कत्ल की वजह अली हसन ब्रोही की उस पावरफुल ख़ानदान से दुश्मनी है और मुमताज़ शेख का कत्ल अली हसन ब्रोही से बदला लेने के लिए किया गया था। लेकिन अली हसन ब्रोही के बुरे दिन भी ख़त्म हो गए। वो आज किन शख्सियात के करीब हैं, ये बताने से पहले आप ये इश्तिहार देखें। ये डिप्टी कमिश्नर ज़िला गरबी कराची के नाम से जारी करदा इश्तिहार है, जिसमें कहा गया है कि अली हसन ब्रोही अरबों रुपए की मालियत की ज़मीनों पर कब्ज़े के हवाले से जाना जाता है। उसके खिलाफ जालसाजी और कब्ज़े की इंक्वायरी हो रही है। इश्तिहार में अपील की गई है कि अगर किसी को अली हसन ब्रोही के मुतालिक मालूमात मिले तो वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से राब्ता करे। अली हसन ब्रोही किसके आती है और वो पहले क्या करते थे? एक नवाब शाह से ताल्लुक रखने वाले बस के कंडक्टर थे और वो किस तरह वो अरबों और खरबों के मालिक बन गए। 16 क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर थे, जिसमें 3 नॉर्वे बाशिंदे थे, उनको अगवा करके और ड्रग माफिया के हवाले करने का केस भी उनके ऊपर था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल पेपर्स कह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास बहुत थे। तो वो केसेस कैसे खत्म हो गए? वो कौन सी जादू की छड़ी है कि 16 के 16 दहशतगर्दी के केसेस, अगवा के केसेस, जमीनों पे कब्जों के केसेस, वो किस तरह खत्म? लेकिन मजे की बात यह है कि रियासत को मतलूब ये मुल्जिम आज रियासत के सरबराह का करीब तरीन साथी बन गया है। ये देखें, सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस जनाब आसिफ अली जरदारी कोयटा पहुंचे हैं, तो इनके साथ उनके रफ़ीक सफ़र यही अली हसन ब्रोही हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि हम सदर जरदारी के खिलाफ बिला वजह बाल की खाल उतार रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जरदारी साहब के साथ एयरफोर्स के जहाज़ में सफ़र करने वाले अली हसन ब्रोही की शिकायत मुल्क के बड़े बड़े दफ्तरों तक पहुँच चुकी हैं।
ये आपको स्क्रीन पे जो लेटर नज़र आ रहा है, ये अल गाजी बिल्डर्स ने आबाद के ज़रिए ISI सेक्टर कमांडर को भेजा है और इसमें कई लोगों के ख़िलाफ़ कब्ज़े की शिकायत हैं, जिसमें अली हसन ब्रोही भी शामिल है। हमने आबाद के वाइस चेयरमैन से ख़ुद पूछा कि आखिर अली हसन ब्रोही के ख़िलाफ़ उनकी क्या शिकायत हैं, तो उन्होंने हमारे साथ अली हसन ब्रोही के कुछ कारनामे शेयर किए। आप भी सुनिए। जी, हॉक्सबे में एक ज़मीन है 62 एकड़ की, कंटेनर्स के लिए वो जगह बनाई गई थी और वो ज़मीन बाकायदा समझ लें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ऑक्शन के ज़रिए ख़रीदी गई थी। यानी कि उससे ज़्यादा टाइटल मजबूत नहीं होता है कि जो प्रॉपर ऑक्शन के ज़रिए ज़मीन खरीदी जाए। वहाँ पे वो बिज़नेस रन हो रहा था और वो चाइनीज़ कंपनीज़ के कंटेनर्स वहाँ पे डंप होते थे। अचानक कुछ लोग आए और असला बरदार लोग और बम पुलिस के, और उन्होंने उस ज़मीन 62 एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। जब उसकी डेप्थ में गए तो पता चला कि अली हसन जरदारी साहब, अली हसन ब्रोही का नाम उसमें आया। तो जब अली हसन ब्रोही साहब से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो इससे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये बात भी डिमांड आई कि आप इतनी % ज़मीन छोड़ दें तो फिर हम आपको ये ज़मीन भी छोड़ देंगे। फिर ये इंटरवीन किया चाइनीज़ कॉन्सुलेट ने, और उसके ज़रिए फिर वो उनके कंटेनर तो वहाँ से हटा दिए गए। इस डॉक्यूमेंट्री की तैयारी के दौरान हमने अली हसन ब्रोही, अली हसन जरदारी, डॉक्टर आसिम हुसैन सबसे उनका मौक़िफ़ जानने के लिए बार बार रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिशों के बावजूद उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। लेकिन ये तो अपर लेवल की शख्सियात हैं। कराची में जिस पैमाने पर मुनज़्ज़म तरीके से कब्ज़े हो रहे हैं, इसमें एक बड़ा किरदार लोअर लेवल के सरकारी मुलाजिमों यानी मुख्तियारकारों और टेपेदारों का भी है। टेंशन नहीं लें, मुझे पता है आपको ये मुख्तियारकार, टेपेदार वगैरह सरकारी लैंग्वेज समझ नहीं आती। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। सिंध की तमाम तर ज़मीनों का कस्टोडियन सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। ज़मीन की ख़रीदारी और रजिस्ट्रेशन से लेकर मुंतकली तक तमाम चीज़ें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही करता है। अब मसला ये है कि यही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब्ज़ा माफिया का साथी बन गया है। यहाँ आसानी से आप पैसे देकर या सिस्टम के केस में इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके किसी भी ज़मीन को अपने नाम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने स्कीम 33 की किसी सोसाइटी में 40 लाख की ज़मीन खरीदी, आपके नाम पे ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन भी हो गई और आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए, लेकिन कुछ दिन बाद सिस्टम को आपकी ये ज़मीन अच्छी लग गई। अब एक दिन आपके दरवाजे पर दस्तक दी जाएगी, आपको आपकी ही ज़मीन के दूसरे कागजात दिखाए जाएंगे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कब्ज़ा करने वाले के नाम जारी किए होंगे। उनके साथ पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स भी होगी और आप सिंध की तमाम तर रियासती मशीनरी के ज़रिए अपनी ही ज़मीन से बेदखल कर दिए जाएंगे। लैंड है, लोग बैठे हुए, मोबाइल आई, ट्रक भर के आए, ट्रक वाले जो आए उन्होंने कब्जा जमा लिया, मोबाइल वाले आए जो पहले लोग बैठे थे उनको उठा के ले गए। थाने वाले का रोल है, उसने ठक ठक करके 18 बंदे लैंड ग्रैबर गिरफ्तार कर लिए हैं। भाई कब्जा माफिया के फलाने के लोग गिरफ्तार कर लिए, मीडिया पे खबरें चल गई, ये पैनिक हो गया, एक सिचुएशन इतना मीडिया हाईलाइट कर देगा उसमें हो गई, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, पीछे से वो लोग बैठ गए, अपने मालकान है वो बेचारे इधर घूम इधर छुप फ़ोन बंद करके बैठे हुए, किससे बात करें, किसको बोलें। वो वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तुम्हें उठाने आ रहे हैं, मोबाइलें निकल गई हैं, वहाँ से ऑर्डर है, सख्ती हो गई है। वो बेचारा इसी चीज़ों में परेशान है कि क्या करे। अल्टीमेटली उसके बाद एक आखिरी रास्ता बचता है, बस वो बचता है कोर्ट, और कोर्ट आपको पता है बस वो गया तो फिर गया। इतनी देर में तो पीछे सब कुछ हो भी चुका। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस वक्त ऐसे कई अफसरान हैं जो जालसाजी, फ्रॉड और गलत एंट्रीज करने में शोहरत रखते हैं। अगस्त 2013 में सिंध हुकूमत ने 11 मुख्तियारकारों को ज़मीनों के फ्रॉड के इल्ज़ाम में सस्पेंड किया। इसमें से एक नाम ऐसा है जो बार बार फ्रॉड केसेस में सामने आता है और मुबैना तौर पर कब्ज़ों का बड़ा सहूलतकार है। ये नाम है मुख्तियारकार एजाजुल हसन खान का। ये आप अपनी स्क्रीन पे सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर देख रहे हैं। इसमें भी कब्ज़े के मुताल्लिक अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और स्कीम 33 के मुख्तियारकार एजाजुल हसन खान को भी शरीक जुर्म करार देकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई के अहकामात दिए गए हैं। ये हैं वो कैरेक्टर जो सरकारी नौकरी होने के बावजूद कब्ज़ा माफियाज के सहूलतकार बने हुए हैं। इनकी दहशत और बेबाकी इस हद तक बढ़ चुकी है कि लगता है कि अब कराची में जो ज़मीन इनको पसंद आ जाए, चाहे वो किसी की भी मिल्कियत में हो, इस पे ये लोग कब्ज़ा कर लेते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये चल रहा है कराची में, PPP, पैसा
प्लस पावर। अब आप पी से कहीं और नहीं चले जाइएगा, वो आपकी मर्जी, आप जाना चाहें, लेकिन मैंने आपको बता दिया पी का मतलब असल में बेसिकली है पैसा प्लस पावर। जिसके पास ये, उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास ये नहीं है ना, तो बेचारा, मैं तो कहता हूँ वो पाकिस्तान कराची में रहना तो दूर की बात, वो जी क्यों रहे यहाँ पर। 1 मिनट रोकें, हमारे जहन में भी वही ख्यालात आ रहे थे जो आपके जहन में आ रहे हैं। शायद ये तमाम बातें प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो और इसका मकसद पाकिस्तान में जमहूरियत को कमज़ोर करना हो। इसलिए हमने सिर्फ बातों पर यकीन नहीं किया और डॉक्यूमेंट्स की खोज लगाई, और जो कागजात हमें मिले वो हम आपके सामने भी रख देते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की आशीर्वाद से मुबैना तौर पर कब्ज़ा सिस्टम की शिकायत आज की नहीं बल्कि पिछले 2-3 साल से सामने आ रही हैं। बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी तो बिज़नेस कम्युनिटी ने इस मामले को आर्मी चीफ साहब के सामने उठाया, उन्होंने इंटरवीन किया, और उसके नतीजे में शायद आपको याद होगा कि आज से तकरीबन कोई 7-8 माह पहले बिलावल साहब ने बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाया कराची में। उसमें हम सारे लोग मौजूद थे। वहाँ उन्होंने ये बात भी की कि भाई आप चुगली ना करें। अपनी स्पीच में उन्होंने ये बात भी कही, अच्छी बात है, और हम ये समझते हैं कि चुगली करनी भी नहीं चाहिए अगर मसाइल और मामलात आपके उन इदारों से हल हो रहे हों जो आपसे मुतल्लिका इदारे हैं। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वज़ीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है, तो मुझसे कर लें। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में रियासती इदारों को लिखे जाने वाले कुछ ख़त तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। अब हम आपको ख़ुद सिंध हुकूमत की रिपोर्ट्स दिखाएंगे जिनसे पता चलता है कि ज़मीनों पर मुनज़्ज़म कब्ज़े के ये इल्ज़ामात बेबुनियाद नहीं हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आने वाली ये रिपोर्ट सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर के हुक्म पर बनाई गई इंक्वायरी टीम ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ अफसरान ने तहकीकात के बाद अरबों रुपए की ज़मीन पर कब्ज़े की निशानदेही की। उसमें क्यामाड़ी, कोरगी, ईस्ट, वेस्ट और मलीर, उसमें कोई तकरीबन 1 लाख एकड़ से ज़्यादा जो सरकारी राजी है, खरबों रुपए की ज़मीन है, उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है। तो निगरान दौरे हुकूमत में जस्टिस साहब जो निगरान वज़ीर आला थे, उन्होंने उसका नोटिस लिया और अपने मातहत जो CM मायना टीम है, जिसको हम CMIT कहते हैं, उसको ये टास्क दिया कि वो की इंक्वायरी करे। तो CMIT टीम का एक जो मेंबर था, मेंबर 1 एजाज आगा एजाज साहब, उसको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया। उन्होंने वेस्ट से आगाज़ किया। वेस्ट की सिर्फ एक तहसील में उसने जो प्रोविन किया बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, कोई 5600 एकड़ कब्ज़ा किया गया है सिर्फ एक तहसील पे। ये सरकारी रिपोर्ट हमें बताती है। तखमीना लगाया कि सरकारी खजाने को 3 खरब रुपए का नुकसान पहुँचा। ये नुकसान पूरे कराची का नहीं, एक ज़िले की एक तहसील में ज़मीनों पर कब्ज़े से होने वाला नुकसान है। ये रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को 2 साल पहले जमा हो चुकी है, लेकिन इस पर कार्रवाई क्या होती, उल्टा तहकीकात करने वाले अफसर को ही साइड लाइन कर दिया गया। आगा एजाज की जब वो रिपोर्ट सबमिट कराते हैं तो जो चेयरमैन है CMIT की, डॉक्टर शरीफ मुस्तफ़ा नारेजो साहिबा, वो कहती है कि आगा एजाज को इसका हक अख्तियार नहीं था और आगा एजाज को वहाँ से निकाल दिया जाता है। अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं है। और एक और समर कादरी साहब हैं, उनको ये इंक्वायरी दी जाती है। वो इंक्वायरी करते हैं, 109 एंट्रीज का वो कहते हैं कि ये जाली है, गलत है, लेकिन बाद में ये समर कादरी साहब कहते हैं कि मैं इंक्वायरी नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेरे साथ ताउन नहीं करता, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मेरे साथ ताउन नहीं करता। मसला ये है कि एक तरफ हुकूमत कब्ज़ा सिस्टम पर कार्रवाई करने से इनकारी है, तो दूसरी तरफ हम बार बार मीडिया में सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सुनते हैं। ऑपरेशन की चहमगोइयाँ होती हैं, बड़ी कार्रवाई की उम्मीदें दिलाई जाती हैं। ये आपको बताएं कि कराची में कब्जा माफिया सदर आरिफ अलवी से भी ज्यादा ताकतवर निकला। कई साल गुजरने के बावजूद भी सदर मुमलिकत अपना प्लॉट वागुजार ना करवा सके। जिस दिन मैंने यहाँ आवाज उठाई, उस दिन वहाँ पे एक बशारत जरदारी नाम का क्रिमिनल जाता है और मेरी जमीन पे कब्जा करता है, क्योंकि मैंने यहाँ आवाज उठाई। लेकिन जमीन पर हालत यह है कि मुख्तलिफ कब्जा माफियाज के आपस में इख्तिलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन आवाम के खिलाफ इन सब का एक खौफनाक नेक्सस है। और इस नेक्सस की सबसे वाज़ेह मिसाल जिना एवेन्यू है, जहां गैर कानूनी तामीरात की बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं।
आप एयरपोर्ट से निकलेंगे, गोल्फ क्लब है आर्मी वालों का, उसको क्रॉस करते ही एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उनके पास ज़मीन ही नहीं है। हनीफ गौहर साहब का वो प्रोजेक्ट है। हनीफ गौहर साहब बड़े एक्टिव थे सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलने में, आरपी चीफ साहब के पास भी चले गए, हर फोरम पे आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप उनसे पूछेंगे उनके पास अपने प्रोजेक्ट का कोई पेपर नहीं होगा। वो ज़मीन पता नहीं कहाँ से आई, कैसे आई, कुछ पता नहीं है। सरकारी ज़मीन है, वो भी इलीगल इंक्रोचर है। उसके साथ आ जाए मेन रोड के इस तरफ जो बड़े हाई राइज जो बने हुए हैं, शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो 28 एकड़ ज़मीन है, 16 प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बने हुए हैं, सब हाई राइज है। वो जावेद इकबाल साहब के नाम पे ज़मीन थी, नैब ने उसका नोटिस लिया, जावेद इकबाल 3 साल जेल में रह कर आए। और ये सब कुछ हो रहा है मलीर कैंट की बिल्कुल नाक के नीचे। इन मुतनाज़ा प्रोजेक्ट्स में जो नाम सबसे ज़्यादा सामने आता है वो अनी बिल्डर्स के जावेद इकबाल का है। जावेद इकबाल कुछ अरसा नैब की हिरासत में भी रहे, लेकिन फिर ज़मानत पे रिहा हो गए। लेकिन इसमें हैरत की क्या बात है, जब पूरे मुल्क का सिस्टम सियासत और इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमाए रखने के लिए सिंध के सिस्टम चलाने वालों का मोहताज हो, तो कौन किसके ख़िलाफ़ क्या ही कार्रवाई करेगा। हाँ, वक्ती सियासी मकासद हासिल करने के लिए और प्रेशर डालने के लिए इनके खिलाफ स्टोरीज तो हो सकती हैं, लेकिन असल कार्रवाई न किसी को करनी है न कभी होगी। आज हमारे चेयरमैन पार्टी के निशान हैदर उसको मिला है, बहुत बहुत मुबारक हो। निशान पाकिस्तान, सॉरी, निशान पाकिस्तान मुनासिब। इस सारी कार्रवाई का कराची के 5 अजला का सबसे बड़ा कब्ज़ा खौर जो है वो हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि वो एक और सूबे का सीनियर वजीर बन गया। वो सियासी और अस्करी कंधों पे बैठ के उसकी फैमिली के 2 ख़वातीन सेनेटर बन गई, और आज भी उसका कराची में सिस्टम चलता है, धड़ल्ले से चलता है। और ये जो इंक्वायरी सीएम के हुक्म पे एक ज़बरदस्त इंक्वायरी थी, तकरीबन कोई 1 लाख एकड़ रिट्रीव होती ज़मीन और कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचता, वो इंक्वायरी ख़त्म। सच्ची बात तो यह है कि ये सब सुनकर मुझे एंटी गवर्नमेंट याद आती हैं, जिन्होंने कहा था कि ये सब मिलकर हमें पागल बना रहे बच्चे। हम छोटे थे तो अपने वालिदैन से कराची की पुरानी यादों का जिक्र सुनते थे कि कैसे कराची एक रोशनियों का शहर हुआ करता था, कैसे यहाँ के आम सिविलियन इलाकों में भी लोग नीची दीवारों और खुले दरवाज़ों वाले घरों में रहा करते थे। लेकिन हमारी नस्ल ने तो वो कराची देखा ही नहीं। हमने तो 12 मई और 27 दिसंबर वाला कराची ही देखा है, टूटी फूटी सड़कों और उबलते गटरों वाला कराची, कब्ज़ा होती ज़मीनों और स्नैच होते मोबाइलों वाला कराची। लेकिन सवाल ये है कि कराची की किस्मत बदलती क्यों नहीं? क्यों इस शहर के नसीब में सिर्फ अंधेरे और लाकानूनियत लिख दिए गए हैं? बहुत सोचता हूँ लेकिन कोई जवाब समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कराची को सज़ा दी जा रही है, लेकिन किस जुर्म की? शायद पाकिस्तान बनाने की या फिर इसे चलाने की।